फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 साल से 6 साल तक के लिए होता है। सेकंड, उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड सबसे बेहतर या इम्पोर्टेंट स्टेज होती है बच्चे की भाषा अर्जन करने की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलर के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? आपके ऑप्शंस हैं प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास यानी कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लॉरेंस कोहलर ने नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की 6 अवस्थाएं यानी कि स्टेज और 3 स्तर लेबल दिए हैं, जिसमें से एक है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शंस में देखते हैं तो प्रसुप्ति अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जीन पियाजे ने दी है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, ये किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेंडर पक्षपात यानी कि जेंडर बायस। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह एक जेंडर पक्षपात यानी कि जेंडर बायस का उदाहरण है। नेक्स्ट, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? आपके ऑप्शंस हैं जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। बच्चों में रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। बाकी सारे ऑप्शंस जेंडर बायस को शो करा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया? आपके ऑप्शंस हैं जॉन वी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीन पियाजे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु यानी कि लेटेस्ट साइंटिस्ट किसने कहा है? ये जीन पियाजे के अनुसार है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जन्म से क्यूरियस होता है, सीखने की क्षमता होती है और सक्रिय जिज्ञासु भी होता है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो जे.बी. वॉटसन, ये एक बिहेवियरिस्ट हैं, ये स्टेटमेंट उनके द्वारा नहीं दिया गया। लेव वाइगोत्स्की, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। लॉरेंस कोहलर ने मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास की बात की है, न कि संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा जीन पियाजे। नेक्स्ट, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं घे वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ, आत्म केंद्रित वार्ता। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्यक्तिगत वार्ता। प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता 3 साल के बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, यानी कि वो खुद से बोलकर ही बात कर रहा है। नेक्स्ट, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं प्रबलन, अनुबंधन,
मॉडलिंग पार्ट यानी कि ढांचा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्ट या ढांचा, या फिर जिसे हम स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसी स्थिति जिसमें बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये एक ऐसी टेम्परेरी हेल्प होती है जो वहां दी जाती है जहां आपको जरूरत है और जितनी जरूरत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? आपके ऑप्शन हैं परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचार की अनुत्यकर्मणीता। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संरक्षण, कक्षा समावेशन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि थर्ड स्टेज है पियाजे की, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। इसी अवस्था में बच्चे को कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण और कक्षा समायोजन की स्थिति आ जाती है। ऑप्शंस में देखें तो ये फर्स्ट ऑप्शन परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। फर्स्ट ऑप्शन 4th स्टेज की है जो कि 11 से ऊपर वाली एज में होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग होगा। ऑप्शन थर्ड अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, ये फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है जो कि जन्म से 2 साल तक के बच्चों के लिए है। फोर्थ ऑप्शन प्रतीकात्मक खेल, अनुत्कर्मणीयता, ये सेकंड स्टेज में होता है जो कि 2 साल से 7 वर्ष तक के लिए होती है। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? आपके ऑप्शन हैं स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा टर्म पियाजे के द्वारा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा स्कीमा। नेक्स्ट, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? आपके ऑप्शंस हैं बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन फर्स्ट को अगर हम देखेंगे तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि इंटेलिजेंट फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। इंटेलिजेंट एक्यूरेसी दी निधन नहीं कहती है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। इंटेलिजेंट एक यूनिटरी फैक्टर भी नहीं है। सामान्य तौर पर अगर ये बिने के अकॉर्डिंग पूछा होता तो राइट होता, लेकिन ये जनरल वे में पूछा है तो ये भी राइट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का भी समूह है। नेक्स्ट, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? आपके ऑप्शन है सृजनात्मक विचारक, अविसारिक विचारक, अनन्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। और इस क्वेश्चन का आंसर है सृजनात्मक विचारक यानी कि क्रिएटिव थिंकर। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफी समाधान मौलिक हैं। ये रूही के सृजनात्मक विचारक को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, तो ये भी गलत होगा, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी गलत है। सिचुएशन को हम ऐसे ही स्वीकार कर लें, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को आपके ऑप्शन से तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के हतोत्साहित होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, इसमें बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय या कार्य को बार बार दोहराना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैफल्य मीन्स पठन संबंधी विकार, इसमें बच्चा 100 को वर्ड्स पढ़ सकता है, वर्ड प्रॉपर दिखाई नहीं देते, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा सी, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्य व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा से शामिल करना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ऑप्शंस में देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारिस्टिक प्रिंसिपल यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत बिल्कुल नहीं होगा। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, सिंपैथिक या सहानुभूतिक आप कभी नहीं होंगे बच्चों के प्रति, तो ये भी गलत होगा। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है, आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से आपके ऑप्शंस हैं यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन यंत्रवत याद करने पर आधारित यानी कि रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन बात नहीं करेंगे, यहाँ बात हो रही है कंस्ट्रक्ट की, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते प्रबलन पर केंद्रित है, ये भी सही नहीं है क्योंकि ये प्रबलन पर केंद्रित नहीं है। अनुबंधन द्वारा अर्जित, जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। राइट आंसर होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखी करना चाहिए, बच्चे को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इस सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इस सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखी करना चाहिए, नहीं, बच्चे इन सिद्धांतों को हमेशा तो इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट गलत होगा।
सेकंड पॉइंट, बच्चों को दंडित करना चाहिए। बच्चों को पनिश करना तो पूरी तरह से बैन है, तो आप ये भी नहीं करेंगे। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। देखिए, बार बार याद करने के द्वारा आप बच्चे को रटना सिखा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन हैं केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद कराना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र वो होती है जहाँ पे बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना ये छात्र केंद्रित नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन, यंत्रवत याद कराना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि रोट लर्निंग छात्र केंद्रित नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बच्चों को कभी भी कैटेगराइजेशन या लेबलिंग नहीं करना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी कि प्राइमेसी देना बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सन्निहित हैं। संवेग यानी कि इमोशन और संज्ञान यानी कि कॉग्निशन एक दूसरे से इंटरवोवन यानी कि सन्निहित होते हैं। ऑप्शंस पे नजर डालें। ऑप्शन फर्स्ट, पूर्णतः अलग, ये नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड, स्वतंत्र, ये ऑप्शन भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग थ्योरिस्ट के अलग अलग विचार हैं इसको लेकर, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन 4, संबंधित नहीं है, ये तो पूरी तरह से गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सन्निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शंस हैं अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? आपके ऑप्शन हैं अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ की वजह कार्य विधिक प्रतीकात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह अवधारणात्मक समझ की वजह कार्य विधिक प्रतीकात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाकी तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की वजह निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करना, इससे अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? आपके ऑप्शंस हैं शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 और 3,
क्योंकि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं दिया जाता, ये तो पूरी तरह से बैन है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये सहयोग करता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये भी सही होगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन तो यहाँ ऑप्शन सही होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, एक व्याख्यान देखें, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। ऑप्शंस पे अगर हम देखें, एक व्याख्यान देखें, ये सही नहीं होगा। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा यानी कि रूट मेमोराइजेशन के द्वारा, ये भी गलत होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत होंगे अगर हमें जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स चीजें समझनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार कर एवं दंडित करके, बच्चों को सृजनात्मक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों को सृजनात्मक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उसी पर आधारित विचार मंथन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? आपके ऑप्शंस हैं, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, इस स्टेज में बच्चा बहुत ही तेजी से ग्रो होता है, तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ऑप्शंस पे अगर हम देखें तो विकास जीवन पर्यंत होता है, राइट आंसर है, क्योंकि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज है। जीवन परिवर्त्य होता है, ये भी राइट है। विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो ये भी राइट है, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक जटिल पारस्परिक क्रिया होती है, ये दोनों ही हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, तो ये तो राइट आंसर होगा। तो इसमें होगा रॉन्ग आंसर 4th, ये हमारे विकास के सिद्धांत में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्राथमिक कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्राथमिक कारण होते हैं। ऑप्शंस को अगर हम देखें तो लोगों को, फर्स्ट ऑप्शन होगा लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, तो सिर्फ एक यही कारण नहीं होगा, इसलिए ये पूरी तरह सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड जन्मजात विशेषताएं, तो सिर्फ ये अकेला एक कारण नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। पर्यावरणीय प्रभाव, तो ये भी सही नहीं है, सही आंसर होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया,
विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं आस पड़ोस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विद्यालय एवं मीडिया। यह है सीटेट 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन पेपर आपको पसंद आएगा। कीप वॉचिंग चैनल। थैंक यू।